चलिए नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी के बारे में, और विशेष रूप से एक विषय है जिस पर आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पर बहस होती है, गांधी जी और भगत सिंह के संबंधों के बारे में। ये सवाल बार बार कई लोगों द्वारा उठाया जाता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। अब ये सवाल तो बड़ा लोडेड सवाल है, लेकिन इसके कई तरह से इसको देखा जा सकता है कि क्या गांधी जी भगत सिंह को बचाना चाहते थे या नहीं चाहते थे। क्या अगर वो बचाना चाहते थे तो क्या वो बचा सकते थे या बचा नहीं सकते थे। तो क्या उन्होंने कोई प्रयास किए या नहीं किए, यानी बचाना चाहे, प्रयास करे, फिर भी नहीं बच पाए, ये भी हो सकता है। तो तीन अलग अलग बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो क्या गांधी जी भगत सिंह को बचाना चाहते थे या नहीं बचाना चाहते थे, ये सबसे पहला दार्शनिक प्रश्न है। थोड़ा सा ये हमें समझने से पहले इस सवाल में एक और बात छुपी हुई है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। जो लोग गांधी जी के इंटेंशन पर डाउट कहते हैं कि साहब बचाया नहीं गांधी ने, वो ये मान के चलते हैं, शायद उनके शब्दों में ये निहित है कि गांधी जी इतने शक्तिशाली थे कि वो बचा सकते थे। यानी गांधी जी सॉवरन थे। हमारी राजनीति विज्ञान की भाषा में हम कहें तो वो सॉवरन थे, संप्रभु थे, कि वो जो चाहे वो कर सकते थे, ईश्वर की तरह। वो चाहते तो बचा लेते और नहीं चाहे इसलिए नहीं बचे। तो एक तो वो गांधी की शक्ति को असीमित शक्ति मानकर चल रहे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए इसमें पहली बात कि कोई भी असीमित शक्ति वाला कभी भी नहीं होता है। जो परिस्थितियां थी जिस समय गांधी और भगत सिंह की बात हम कर रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के समय थी। गांधी ने बहुत से आंदोलन चलाए और हर आंदोलन में बाद में या तो उन्होंने स्थगित किया या समझौता किया, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन आप आंदोलन चला दें उसके बाद में वो बात मान ली जाएगी। लोग भूख हड़ताल करके भूखे मर गए तब भी बात मानी गई, ये जरूरी नहीं है। तो ये सवाल इतना लोडेड है कि गांधी जी बचा सकते थे और नहीं बचाया, ये सवाल मेरे ख्याल है कि ये सवाल का आधार ही गलत है। सवाल ये किया जा सकता है और करना चाहिए कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के क्या प्रयास किए या नहीं किए, या वो बचाना चाहते थे या नहीं बचाना चाहते थे। वो बचा सकते थे और नहीं बचाया, ये सवाल मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस बात पर आधारित है कि गांधी कोई बहुत ऐसे व्यक्ति थे जिनके कहने से ही दुनिया चल रही थी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो गांधी जी अंग्रेजों को कहते चले जाओ, 1920 में कहा था तो चले जाते अंग्रेज, वो रुके क्यों रहे 47 तक। ऐसा नहीं है, गांधी कोई सर्वशक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे। तो हम इस प्रश्न पे विचार करेंगे कि गांधी भगत सिंह को बचाना चाहते थे या बचाना चाहिए था या नहीं बचाना चाहिए था, और अगर बचाना चाहिए था उनको तो उन्होंने क्या प्रयास किए। ये जो बहस है भगत सिंह की और गांधी की, ये बहस भी बहुत पुरानी नहीं है, 1970 से आरंभ हुई है मुख्य रूप से। और साम्यवादियों ने आरंभ की, एक मैगजीन आती है साम्यवादियों की, जर्नल आता है मेन स्ट्रीम के नाम से, शायद अब आता है नहीं, मुझे मालूम नहीं। उसमें साम्यवादी विचारधारा के लोग अपने एक अच्छे एकेडमिक आर्टिकल्स लिखते थे। उसमें 1970 में ये बहस आरंभ की गई सबसे पहले कि एक 2-3-4 आर्टिकल लगातार लिखे गए कि गांधी जी भगत सिंह को बचाना चाहते थे या नहीं बचाना चाहते थे, और गांधी और भगत सिंह के ऊपर। उसके बाद से बहस आरंभ होती है इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में, और फिर धीरे धीरे हमारे सब जगह पर वो फैल जाती है, जो आज भी। और आज तो वापस से बड़े अलग तरीके से जो अल्ट्रा राइटिस्ट हैं वो इस बात को ज़्यादा उठा रहे हैं। पहले ये बात, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो तो हुई थी साम्यवादियों के द्वारा, क्योंकि भगत सिंह के साथ बड़ी अजीब स्थिति है कि उसको साम्यवादी भी अपना मानते हैं और जो भाजपावादी हैं वो भी उसको अपना मानते हैं, सिंबल मानते हैं, दूसरे एक्सट्रीम। और दोनों ही मिलकर ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भगत सिंह को नहीं बचाने की कोशिश की गई। तो ये बहस आरंभ होती है साम्यवादियों के द्वारा इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में, और बाद में आज के स्तर में, चूंकि आज साम्यवादियों का कोई बहुत ज़्यादा स्थान नहीं है भारतीय राजनीति में, तो आज इस बहस का सेंटर जो है वो भाजपा ने ले लिया है, या भाजपावादियों ने ले लिया है, जो राइटिस्ट हैं उन्होंने ले लिया है। और वे बार बार गांधी पर ये आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कि गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं बचाया।
अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बताता हूँ जो हमें समझना चाहिए कि भगत सिंह को पहली बात तो फांसी की सजा क्यों हुई, भगत सिंह ने क्या किया था और उसका क्या कारण था। भगत सिंह, आपको ये जानना चाहिए कि भगत सिंह के जो परिवार है वो क्रांतिकारी परिवार रहा है। भगत सिंह के दादा जो थे वो भी उसमें राष्ट्रवादियों के साथ थे, उस समय जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे। उनके पिता भी राष्ट्रवादियों के साथ थे, जो गदर पार्टी बनी थी उसमें वो सहयोग करते थे। तो वो जिस परिवार से संबंधित थे वो परिवार एक राष्ट्रवादियों का परिवार था। वो गांधीवादी, वो जो राष्ट्र में अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्धरत लोग थे, एक सेक्शन उनसे संबंधित था किसी न किसी रूप से। और अधिकतर जो उनका संबंध था वो उन क्रांतिकारियों से था जो हिंसा के माध्यम से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। ये भगत सिंह का बैकग्राउंड है। और उसके चाचा जो थे भगत सिंह के, वो तो क्रांतिकारी बहुत बड़े माने जाते हैं। तो भगत सिंह जिस परिवार में बड़ा हुआ वो परिवार इस तरह के वातावरण में था जिसमें क्रांति करके, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को आज़ाद कराना चाहिए, ऐसा वातावरण उनके परिवार में था। भगत सिंह 1907 में पैदा हुए। वो उन्होंने स्कूल ज्वाइन की, फिर स्कूल छोड़ दी, फिर कॉलेज, लाहौर में कॉलेज में गए, वो उन्होंने छोड़ दी। और वे इसको बंद कर ले पीडी साहब, इसको म्यूट कर ले आप इसको। उसमें जब वो बहुत से गतिविधियों में बहुत इंटेलेक्चुअल थे, इंटेलिजेंट थे, बहुत सी पुस्तकें पढ़ते थे और वो कन्विंस थे कि भारत को आज़ाद कराने के लिए सशस्त्र क्रांति होनी चाहिए। और इसलिए जो उनके मत के लोग थे उनके साथ वो सम्मिलित हुए। एक पार्टी जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह सब लोग थे, आप जानते हैं काकोरी षड्यंत्र कांड भी हुआ था, तो उसमें भी जो लोग सम्मिलित थे उन सब के साथ भगत सिंह जुड़ गए। और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी जो थी क्रांतिकारियों ने बनाई थी, उसमें सोशलिस्ट शब्द उन्होंने, भगत सिंह ने जुड़ाया था कि इसको सोशलिस्ट माना जाए। तो समाजवादी विचारों से बहुत प्रभावित थे, इसलिए साम्यवादी उनको अपना हीरो मानते हैं। और वो राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए हिंसा का सहारा लेने का समर्थन करते थे, इसलिए भाजपावादी जो है वो उसको स्वीकार करते हैं। तो भगत सिंह ने जो कार्रवाई की इस पार्टी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें मुख्यतः 2 घटनाएं हैं जिन पर भगत सिंह पर मुकदमा चला था। हालांकि उनको गिरफ्तार पहले भी किया गया था, लेकिन वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, उनको छोड़ दिया गया था जमानत पर। लेकिन जो 2 घटनाएं थी जिन पर उनको कैद में रखा गया और उन पर मुकदमा चला। पहली घटना थी कि जो आप जानते हैं 1928 में साइमन कमीशन यहाँ आया था और कमीशन आने पर उसका विरोध किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था। और उस विरोध करने में लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब के और भारत के बहुत बड़े नेता थे उस समय, उन पर लाठी चली थी और वो उस लाठी से घायल होकर अस्पताल भर्ती हुए। थोड़े दिन बाद वो नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उससे पंजाब का युवा बहुत उद्वेलित था। और जगह के युवा उद्वेलित थे, लेकिन पंजाब में तो चूंकि वो थे और पंजाब के बहुत बड़े व्यक्ति थे वो, तो पंजाब के युवा वर्ग बहुत उद्वेलित था और भगत सिंह उसमें शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने लाला लाजपत राय को लाठी मारी है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और इसके तहत चूंकि उनका सोचने का तरीका ये था कि सजा देने का अर्थ ये कि उन्होंने लाठी मारी है तो हम उनको मारेंगे। तो उन्होंने एक जो वहाँ का एडीसी, जो वहाँ के एसपी या कलेक्टर का एडीसी था सैंडर्स, जो 22 साल का युवा अफसर था, उसको उन्होंने गोली मारी दिसंबर के अंदर। नवंबर में उनकी डेथ हो गई थी, दिसंबर 1928 में, और गोली से उनकी हत्या कर दी गई। उनमें उनके साथ एक उसका चपरासी जो था वो भी, उसकी डेथ हो जाती है। उसमें भगत सिंह शामिल थे। वहाँ से वो लाहौर में उसकी हत्या करके वो कलकत्ता चले जाते हैं। वो फिल्मों में दिखा गया, आपने देखा होगा। उसकी जांच हो रही थी कि भाई किसने हत्या की है और उस षड्यंत्र के बारे में बात की जा रही थी। उसके बाद 1929 के शुरू में उन्होंने कहा कि इस हत्या से भी बहुत फर्क नहीं पड़ा अंग्रेज सरकार को। तो उन्होंने कहा कि ये इस हत्या से नहीं, हम इनको प्रत्यक्ष रूप से विरोध प्रकट करेंगे अपना। तो लाहौर में जो असेंबली थी, उस असेंबली जब चल रही थी, उस असेंबली में भगत सिंह और उनके साथियों ने धुएं के बम फेंके और वहाँ पर अपने पेजेस जो लिखे हुए थे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और भारत को स्वतंत्र करो, जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी जो होती है पैम्पलेट्स, उसको वहाँ पर बांटा और वो वहाँ पर जानबूझ के गिरफ्तार हुए।
उनको गिरफ्तारी के बाद उन पर मुकदमा चला। तो पहला मुकदमा तो उन पे जो चल रहा था वो तब तक मालूम नहीं था अंग्रेज सरकार को कि सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह शामिल है। तो उन पे पहला मुकदमा जो चल रहा था वो था कि उन्होंने असेंबली को डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब इतना किया कि उन्होंने बम फेंके। तो उस मुकदमे में उनको सजा सुनाई गई, और वो सजा थी आजीवन कारावास की सजा। जब उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उसके बाद में जो सैंडर्स की मृत्यु की जांच चल रही थी सीआईडी के द्वारा या दूसरे द्वारा, वहां पर कोई जो भी एक गवाह पकड़ा गया, और उस गवाह के माध्यम से धीरे धीरे मालूम पड़ा कि उस षड्यंत्र में भगत सिंह शामिल थे। और भगत सिंह न केवल शामिल थे बल्कि उन्होंने गोली मारी थी। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, भगत सिंह भी थे, और भी बहुत से लोग थे। तो भगत सिंह ने गोली मारी थी, जिन 2 लोगों ने गोली मारी थी उसमें भगत सिंह भी शामिल था उस सैंडर्स को मारने में। तब ये दूसरा मुकदमा भी उन पे चला, और तब उनको फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा जो उनको सुनाई गई वो थी 27 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास की पहले चल रही थी। जब आजीवन कारावास भगत सिंह झेल रहे थे 1928 के बाद में 1929 में पूरे साल भर, उस समय उनके एक साथी बटुकेश्वर, 3 लोग थे वो, बटुकेश्वर दत्त उनके एक साथी थे, एक यतीश चंद्र दास थे। तो यतीश चंद्र दास जो थे उन्होंने आज भूख हड़ताल की कि जो जेल में लोग रह रहे हैं वो लोग, उनका साथ सही प्रकार का उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है, इसलिए कंडीशन सही की जाए। वो कहते हैं 70 दिन तक, 69 दिन तक वो भूख हड़ताल पर रहे, और उनकी भूख हड़ताल पे मृत्यु भी हो गई उस जेल में 1929 में। जब वो भूख हड़ताल पे थे तो सारे देश में बात फैली, नेचुरली फैलनी थी कि वो एक जो क्रांतिकारी व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है वो भूख हड़ताल पे भूखा मर रहा है, सिर्फ इस कारण से कि कैदी जो रह रहे हैं उनके साथ मानवता का व्यवहार किया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए थे। जवाहरलाल नेहरू जेल में उनसे मिलने गए थे। उससे पहले मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि मैं मिलूंगा, लेकिन मोतीलाल नेहरू लाहौर आके चले गए, नहीं मिले। तो जवाहरलाल नेहरू को भेजा गया, और जवाहरलाल नेहरू मिलके आए थे जेल में इनसे जो भूख हड़ताल कर रहे थे 1929 के अंदर। 1930 में जैसा मैंने बताया कि 27 अक्टूबर 1930 को डेथ सेंटेंस भगत सिंह और उनके 2 साथियों को दे दिया गया। जैसा कि भारत में स्थित न्याय व्यवस्था है उसमें माना जाता है कि आपको अगर मृत्युदंड भी दे दिया जाए तो भी उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। तो उसके खिलाफ अपील की गई। वो अपील 27 फरवरी 1931 को रिजेक्ट हो जाती है। यानी 27 अक्टूबर 1930 को मृत्युदंड दिया गया, उनके खिलाफ, उसके खिलाफ अपील की गई। उस अपील का निर्णय 27 फरवरी 1931 को आता है। तो 27 फरवरी 1931 को यह तय हो जाता है कि अब भगत सिंह को फांसी लगेगी। यह तो हुआ भगत सिंह से संबंधित बात कि भगत सिंह की यह स्थिति थी। अब इससे पहले आप देखें कि इसी समय में आप जानते हैं 1930 में गांधी ने साल्ट नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था, जिसके अंतर्गत गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और जिसके कारण से जो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में हुई थी उसमें चूंकि सारे कांग्रेसी गिरफ्तार थे इसलिए वहां पर कोई कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं गया था। बाद में जो लॉर्ड इरविन वहां पर जो भारत में वाइसराय थे, जो 1926 में आए थे, तो उन्होंने, वो बड़े समझदार माने जाते हैं, उन्होंने कोशिश की कि भाई ये जो झगड़ा चल रहा है वो सब गिरफ्तार है, और जो हम नेगोशिएट करना चाहते हैं कि भारत का संविधान कैसे बने, जो इंग्लैंड में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो मूल रूप से थी कि भारत में संविधान कैसे बने, जिसके आधार पर 1935 में फिर एक्ट बना था। तो उसके लिए वो सारे जो सेक्शंस है भारत के, उनके लोगों को बुलाकर वहां रखना, बातचीत करना चाहते थे। तो जब देखा कि कांग्रेस के लोग तो आ ही नहीं पा रहे, तो बहुत बड़ा जो सेक्शन है वो तो बातचीत में है ही नहीं मौजूद, तो फिर क्या बात करें। तो लॉर्ड इरविन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो कांग्रेस के लोगों को भी इसमें शामिल करे। तो उन्होंने गांधी से बात करनी शुरू की, और फरवरी 1931 में ये गांधी से बातचीत चल रही थी, जिस समय तक भगत सिंह के मृत्युदंड होने के बावजूद भी मृत्युदंड के खिलाफ याचिका दी गई थी, वो चल रही थी। और इधर गांधी की इरविन से बातचीत चल रही थी कि कैसे
जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उन्होंने किया था 1930 में आरंभ किया था नमक सत्याग्रह से, उसमें हजारों लोग, 90,000 से अधिक लोग गिरफ्तार होके जेलों में चले गए थे। इसमें महिलाएं भी शामिल थी पहली बार। तो उनके साथ वो आंदोलन वापस कैसे लिया जाए और कैसे कांग्रेस जो है वो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, ये मूल आधार था इरविन और गांधी की बातचीत का। कांग्रेस ने गांधी को सारी शक्ति दे दी थी कि आप हमारे बिहाफ पर यह बातचीत लॉर्ड इरविन से कीजिए। तो ऐसा माना जाता है कि फरवरी के महीने में कम से कम 22 घंटे गांधी और इरविन के मध्य में अलग अलग समय, अलग अलग दिनों में बातचीत हुई इस बारे में। और इसमें बहुत से बिंदु थे, उन बहुत से बिंदुओं में से एक बिंदु जिन पर वो अटके थे, और फिर लॉर्ड इरविन की तारीफ की जाती है कि वो इतना बड़ा अच्छा नेगोशिएटर था जितना अच्छा गांधी नेगोशिएटर थे। गांधी ने डिमांड रखी थी कि जो डिमांड मान ली गई, जो समझौता हुआ, उसमें ये बातें मानी गई थी कि भाई जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं इस आंदोलन में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उन सबको छोड़ दिया जाएगा एक्सेप्ट जिन्होंने वायलेंस, जिनके खिलाफ स्थापित है कि उन्होंने वायलेंस करी है, हिंसा करी है, सरकारी जो सामग्री है, सरकारी जो इमारतें हैं उनमें नुकसान पहुंचाया, यानी जो वायलेंट एक्ट है उसमें अगर पार्टिसिपेट किया तो उनको ऊपर तो मुकदमा चलेगा। और जो नॉन वायलेंट तरीके से विरोध कर रहे थे उनको सबको छोड़ दिया जाएगा। गांधी अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेंगे। और उनको छोड़ने के बाद में जो गांधी ने जिस बात पर एम्फेसाइज किया था उस समय, वो ये था कि ये जो पुलिस ने अत्याचार भी किए, क्योंकि वो जब आंदोलन होता है, पुलिस की लाठियां चलती है तो अत्याचार तो माना ही जाता है उसको। तो गांधी ने कहा कि इस पर आप एक मुकदमा, आप एक आयोग बैठाइए, जो आप जानते हैं आज भी इसकी, आज जो बातें की जाती है आयोग बैठा, हर कोई घटना होती है उस पर हम आयोग बैठाते हैं कि इसकी जांच की जाए, जांच समिति बैठाई जाए। तो गांधी ने कहा कि जांच समिति बैठाई जाए कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसमें पुलिस ने जो जाति की है उसके खिलाफ जांच अधिकारी नियुक्त किया जाए और जांच की जाए। इस पर दोनों में वो समझौता टूटने के कगार पे था बातचीत। इरविन मानता था और इरविन पर प्रेशर था ऑफिसर्स का, क्योंकि ऑफिसर्स ने, जो ऑफिसर से राज चलाते हैं, तो ऑफिसर्स ने सबने कहा कि अगर आपने जांच समिति बैठाई तो हम सब रिजाइन कर देंगे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जांच समिति किस बात की बैठा रहे हो, जो आंदोलन कर रहे हैं वो झगड़े कर रहे हैं, तो हमारे को काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इसमें जांच काहे की होगी, हमने किसी को जबरदस्ती थोड़ी मारा है। क्योंकि जांच कमेटी बैठने का अर्थ यह है कि फिर वो चलता रहेगा वो इशू, और जो व्यक्तिगत रूप से जो ऑफिसर है उनका मोरल डाउन हो जाएगा। ऐसा प्रेशर इरविन पे था। और इधर गांधी पर प्रेशर था कि जो सिविल डिसोबीडियंस में जो जेल में गए हैं वो चाहते थे कि हमारे साथ जो जाति हुई इस पर जांच की जाए। इस बिंदु पर, बाकी पे तो उनका समझौता हो रहा था, इस बिंदु पर बहुत बहस हुई। और अंत में ऐसा कहा गया, जो लॉर्ड इरविन था उसने ये बात कही लास्ट में गांधी को कि ऐसा है कि मैं ये इसलिए नहीं करना चाहता, ये आपका जो आयोग नहीं बैठाना चाहता, इसकी जांच नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास नहीं है कि आप समझौता करके चले जाओ और फिर बाद में वापस से आंदोलन शुरू कर दो। तो मैं फिर जांच कमेटी बनाऊं कि वापस झगड़े को वापस वो हमारे ऑफिसर्स आएंगे नहीं फिर बाद में, मुझे आप पे भरोसा नहीं है। ये इरविन ने गांधी को कहा हंसते हुए कि साहब आप करते रहे हो लेकिन मुझे आप पे भरोसा नहीं है, आप वापस जाके आंदोलन चालू कर दोगे। तो गांधी ने वापस हंसते हुए कहा कि आप अब मुझे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहे हो जैसा कि साउथ अफ्रीका में जनरल स्मिट्स ने किया था। वो भी मुझे ये कहता था कि मुझे आप पे विश्वास नहीं है कि आप बात करके मुकर जाओगे। तो चलो मैं ये बात मानता हूं कि इसके आप इस पर ये बात न करें, चलिए छोड़िए, इस पे आप आयोग न बनाएं, बाकी चीज पे समझौता हो जाता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट सामने आता है। अब यहाँ पे जो प्रश्न उठाया जाता है वो ये है, पहली बात जो गांधी की आलोचना जिन लोगों ने की है वो ये इस पे करते हैं कि साहब ये बताइए कि इस पैक्ट में भगत सिंह, जिसको कि फांसी की सजा 27 फरवरी को हो चुकी थी, अपील रिजेक्ट हो चुकी थी, तो भगत सिंह को रिहा किया जाए, ये इस एक्ट के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया। ये आलोचना
न केवल दूसरे लोगों ने की, जो कांग्रेसी नहीं थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने तो की थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने भी आलोचना की है। नेहरू ने जब कहा, लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि हम सब लोग रोज वेट करते थे कि आज समझौता हो जाए, आज समझौता हो जाए। 5 मार्च को रात को 2 बजे गांधी समझौता करके वापस आते हैं और हम नींद में सोए हुए थे और हम सबको जगाया गया कि भाई समझौता हो गया है। और जब समझौते की शर्त हमने पढ़ी तो हमको बड़ी निराशा हुई। ये नेहरू ने लिखा है। सुभाष बोस ने तो अपनी पुस्तक में इंडिया स्ट्रगल में स्वयं ने क्लियर कट लिखा है कि मुझे बड़ी निराशा हुई और हमारे देश को बड़ी निराशा हुई कि गांधी ने समझौता करने से पूर्व यह शर्त क्यों नहीं रखी कि भगत सिंह को छोड़, या भगत सिंह की फांसी की सजा माफ कर दी जाए। छोड़ा जाए तो नहीं कह रहे थे कोई भी, कि फांसी की सजा माफ कर दी जाए। अगर ये शर्त होती, पूर्व शर्त, तो चाहे समझौता होता या नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक आलोचना गांधी की जाती है कि पूर्व शर्त क्यों नहीं रखी। अब गांधी का पक्ष जो है उसमें यह था, जो मैंने बताया आपको, कि जो समझौता होने की बात आरंभ हुई थी वो बात हुई थी 2 कारणों से। गांधी की तरफ से तो इनिशिएटिव इसलिए हुआ था कि गांधी देखने लगा था कि अब ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं जो एक्टिव है। अब उनके पास आंदोलन चलाने वाले लोग ही नहीं बचे थे। इतने जो आंदोलन चलाता उसको पता होना चाहिए भाई हम तो गिरफ्तार हो गए, जेल में आ गए, अब चलाएगा कौन? तो जो लोग भी तो होने चाहिए। तो 1 लाख लोग से ज्यादा लोग कहां से लाइए? पहली बार पूरी दुनिया में ऐसा आंदोलन हुआ था जिसमें 1 लाख लोग अहिंसात्मक आंदोलन करके जेल में चले गए थे। तो भारत की राजनीतिक चेतना के हिसाब से गांधी ने यह जज किया कि अब मेरे पास बहुत ऐसे लोग नहीं बचे हैं जो कि आंदोलन को जारी रख सकते हैं इसके खिलाफ। ये तो एक इशू था इंटरनल। दूसरा ये था कि चूंकि जो अंग्रेजी सरकार है वो नया संविधान बनाने वाली 1935 का, उसमें अगर हम लोग नहीं गए तो वो मनमर्जी का संविधान बना देगी और उसमें हम शामिल ही नहीं होंगे, तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा भारत का संविधान जो बनने वाला है, भारत का जो एक्ट बनने वाला है, उसमें हम जो इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं कि एक्ट में को बनाने से पहले हमको उसमें शामिल किया जाए उस नेगोशिएशन में। साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था उसका आधार यही था कि साइमन कमीशन भारत में आया है कि संविधान आगे कैसे बने, और उसमें कोई भारत का सदस्य नहीं है भारतीय, तो हम उसके बाद क्या करें? हमारा सदस्य उसमें होना चाहिए। तो जिस बात पर लेकर गांधी ने कहा कि पिछले 20 सालों से आंदोलन चल रहा है कि हमको भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमको शामिल किया जाए, जिससे हम अपनी बात वहां स्पष्ट रूप से रख सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। आज अगर हम बातचीत नहीं करते लॉर्ड इरविन से और ये बातचीत करने को हम इनकार कर देते हैं, तो एक तरफ तो हमारा आंदोलन फेल हो रहा है, दूसरी तरफ वो कहेंगे अच्छा ठीक है आप बात नहीं कर रहे तो हमको तो अपना काम करना है, तो हम तो बनाएंगे अपना जैसा संविधान बनाना है, जो लोग आएंगे उनसे बात करके बनाएंगे। इस मजबूरी के तहत गांधी ने इरविन से बात की थी और ये एक्ट बनाया था। अब ये आता है कि गांधी ने इसलिए ये कोई भी प्री कंडीशन नहीं रखी थी समझौता करने की। गांधी ने खुले दिल से बात की थी, इसलिए यह कहना गलत है कि उसको प्री कंडीशन रखनी चाहिए थी। अगर प्री कंडीशन रखी जाती कि भगत सिंह को छोड़े बिना हम बात नहीं करेंगे तो वो समझौता नहीं होता। अगर समझौता नहीं होता तो जो 1 लाख लोग जेलों में बंद हैं वो जेलों में बंद रहते, और भारत सरकार में जो नया 1935 का एक्ट जो बनने जा रहा था उसमें कांग्रेस की भागीदारी नहीं हो पाती, जिसका अर्थ यह कि भारतीयों के जो पक्ष है वो उस एक्ट में नहीं रखे जा सकते थे। उस बड़े सोच को, बड़ी बात को सोचकर गांधी ने कोई भी प्री कंडीशन नहीं रखी थी कभी भी। अपने आप देखिए गांधी नेगोशिएटर था। दक्षिण अफ्रीका में जितने भी आंदोलन हुए उसमें कभी कोई प्री कंडीशन गांधी नहीं रखी। उसने कहा सत्याग्रह का जो परिभाषा है उसने कहा था हमेशा खुले दिल से बात करनी चाहिए। आप पहले ही प्री कंडीशन रखेंगे तो अगला भी प्री कंडीशन रख देगा कुछ, फिर बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? नेगोशिएशन में आप कंडीशंस रखिए, जो गांधी ने रखी थी। बहुत सी बातें में सफलता प्राप्त की उन्होंने। तो इस कारण से गांधी ने कोई प्री कंडीशन नहीं रखी, विच इंक्लूड्स कि भगत सिंह को आज फांसी नहीं दी जाए, ये प्री कंडीशन भी उन्होंने नहीं रखी। अब इसकी आलोचना मैंने बताई जो की गई। अब प्रश्न ये आता है कि गांधी ने भगत सिंह को चलिए ये तो नहीं करा, एक्ट में तो उसको हिस्सा नहीं बनाया, और क्या काम किया था? क्या भगत सिंह को बचाना चाहते थे या नहीं चाहते थे? अब इस पर कई तरह के विवाद, कई तरह की टिप्पणियां हैं, कई तरह की पुस्तकें हैं जिसमें अलग अलग तरह से कहा गया है। लेकिन जो मेरे समझ में आया उसको मैं आपको शेयर करना चाहूँगा।
पहली बात, गांधी ने अपना जीवन अहिंसा के सपोर्ट में किया है और 1900 उनके ऐसे बहुत से घटनाएं हैं जिसमें गांधी ने जो हिंसा की घटना है उसका उन्होंने भर्त्सना की है, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ भी हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि गांधी जब 1909 में इंग्लैंड गए थे और 3 महीने 4 महीने जुलाई से सितंबर नवंबर तक वहाँ रहे थे, तब उसी दौरान मदन लाल ढींगरा ने वहाँ पर जो एक एडीसी था, जो भारत के नए लॉर्ड मॉर्ले जो आने वाले थे वायसराय, उसका जो एडीसी था उसका मर्डर कर दिया था। तो गांधी ने उसके खिलाफ कि ये गलत एक्ट है, इंडियन ओपिनियन जो साउथ अफ्रीका में छपता था उस पर पूरा एक आर्टिकल भेजा था लिखकर और उसकी भर्त्सना की थी कि ये बहुत गलत है, हम इससे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, हिंसा के माध्यम से किसी की हत्या करना बहुत गलत है। पहली बात। दूसरी बात, इंडिया में, भारत में जब लॉर्ड इरविन आए थे 1929 में, उससे पहले लॉर्ड हार्डिंग वायसराय आए थे दिल्ली में 1912 में, तब उन पर बम फेंका गया था। गांधी ने उसकी आलोचना करके इंडियन ओपिनियन में पूरा आर्टिकल लिखा कि ये जो बम फेंका जा रहा है ये बहुत गलत है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आ रहा है, लॉर्ड हार्डिंग भी जहां आ रहे हैं तो वो भारत में रहने आ रहे हैं, तो भारत में जो आदमी है उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी होनी चाहिए। हम भारतवासी हैं, हमारे देश में आकर कोई भी व्यक्ति उसके विचारों से असहमत हो सकते हैं, हम असहमति व्यक्त करेंगे, लेकिन उसकी हत्या करने का अर्थ यह है कि हम अपने व्यक्ति को नहीं बचा पा रहे। लॉर्ड हार्डिंग भी आज हमारा व्यक्ति है क्योंकि भारत देश में उसने कदम रखे हैं। हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स की, कि वो उसकी रक्षा करें। उसके बाद 1929 में लॉर्ड इरविन को जब दिल्ली आ रहे थे तो उनकी ट्रेन के ऊपर बम फेंका गया 23 दिसंबर 1929 को। तब गांधी ने फिर एक आर्टिकल लिखा था और अपील की थी कि ये बिल्कुल गलत काम है, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि ये काम हमारे लॉर्ड इरविन भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, शासन कर रहे हैं, तो हमारे देश के अंदर रह रहे हैं इतने लोग, उनसे हम नाराज हैं, उनसे विरोध कर रहे हैं, वो सही है, हम विरोध व्यक्त करें, लेकिन किसी की हत्या करने का अर्थ ये कि हम अपने लोगों को बचाने में सक्षम नहीं है और हम इस लायक नहीं है कि हम शासन कर सकें। हमको शासन कोई कैसे देगा जब हम हत्या कर रहे हैं लोगों की। और ये 23 दिसंबर 1929 को जो बम फेंका गया था लॉर्ड इरविन को, उसको बाद में एक लाहौर में कांग्रेस की सेशन होता है 31 दिसंबर 1929 को, जिसमें भारत को इंडिपेंडेंस डे का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, अगर आपको ध्यान हो, और जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। उसमें गांधी ने एक प्रस्ताव रखा था कि इसको कंडेम कांग्रेस की तरफ से किया जाए और उसमें बड़ी बहस हुई, बहुत विरोध हुआ गांधी का भी, लेकिन वो प्रस्ताव पारित हुआ और कांग्रेस ने फॉर्मली, औपचारिक रूप से इस घटना की निंदा की है कि उन पर बम फेंका गया था, लॉर्ड इरविन पर। इसलिए ये तो एक स्थिति है कि गांधी की ये सोच थी कि हिंसा के माध्यम से कोई भी कार्य किया जाए उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको सपोर्ट करने का अर्थ है कि गांधी की जो पूरा दर्शन है वह गलत है। वो मानते थे कि अहिंसा ही एकमात्र रास्ता है, इसलिए हिंसा का रास्ता जिसने भी अपनाया है उसको कंडेम करना आवश्यक है। दैट इज फर्स्ट थिंग। लेकिन गांधी ने, भगत सिंह ने जो गोली मारी थी उसकी कभी भी निंदा नहीं की। आप ध्यान रखिए, मैंने आपको 4 उदाहरण दिए हैं गांधी के। उससे पहले बम फेंके गए जिन लोगों के द्वारा, उन सबकी निंदा गांधी ने की है, लेकिन भगत सिंह के इस कृत्य की नाम से निंदा नहीं की। और गांधी ने अपनी बातचीत में, जो बातचीत हुई उस फरवरी के अंदर जो लॉर्ड इरविन से, उसमें उन्होंने 21 फरवरी या 20 फरवरी से बातचीत शुरू हुई थी, उसमें उन्होंने इरविन से इस बारे में थोड़ी सी बातचीत की थी। रेफरेंस में ये तो नहीं की थी कि भाई उसको क्या, उसको कर दिया जाए माफ, लेकिन उन्होंने बातचीत की थी भाई भगत सिंह एक युवा नेता, युवा है, उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। जब ये बातचीत हुई तो लॉर्ड इरविन और गांधी की बातचीत में, गांधी के पास एक वकील थे आसफ अली, जिनके अरुणा आसफ अली जिनकी पत्नी थी, जो बहुत लोकप्रिय है। तो आसफ अली जो वकील थे वो उस समय
लाहौर में जो वो जो बम फेंका गया था विधानसभा में, उस समय वो आसफ अली वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भगत सिंह का मुकदमा उन्होंने लड़ा था। और जब भगत सिंह का मुकदमा वो लड़ रहे थे तो वो गांधी के पास आए कि साहब भगत सिंह को बचाना चाहिए अपने को। तो उन्होंने कहा कि कैसे करें, मैंने तो बात की है, वो हत्या उसने कर रखी है, उसको कैसे कहें बचाए, क्या कहें उनको इरविन को कि भाई इसने हत्या करी, इसको बचाए। तो इसने कहा नहीं, फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। उसने कहा ये मैं एग्री करता हूँ, फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसको क्या करें। तो आसफ अली एक ड्राफ्ट बना के लाते हैं गांधी के पास। उसमें लिखा होता है कि मैं भगत सिंह की तरफ से, भगत सिंह का मुकदमा लड़ रहा हूं, तो मैं भगत सिंह की तरफ से ड्राफ्ट बना के लाया हूं। 27 फरवरी को जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई थी, इस ड्राफ्ट में लिखा है कि मैं आगे से हिंसा के कार्य में, मैं और मेरे साथी हिंसा के कार्य में हिंसा को नहीं अपनाएंगे साम्राज्य का विरोध करने के लिए। और भी बहुत सी बातें थी, लेकिन अंतिम लाइन जो थी उनकी वो ये थी। तो उन्हें गांधी के पास लेके आए कि साहब ये देखिए मैं ये ड्राफ्ट बना के लाया हूं, अगर भगत सिंह इस पर साइन कर देते हैं तो आप अपील करोगे और हम सब लोग अपील करें फिर लॉर्ड इरविन से। तो गांधी ने कहा कि ठीक है। उस ड्राफ्ट को थोड़ा सा करेक्ट किया था गांधी ने और उन्होंने कहा कि अगर भगत सिंह इसको साइन कर देते हैं कि मैं हिंसा में आगे नहीं जाऊंगा, हिंसा नहीं करूंगा, तो मैं पूरे जोर से लॉर्ड इरविन के ऊपर और प्रेशर डालने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए तुम होम सेक्रेटरी से मिलो। तो होम सेक्रेटरी से मिले वो वकील साहब। होम सेक्रेटरी ने मना कर दिया कि साहब भगत सिंह से मिलने की इजाज़त अब किसी को नहीं है। फांसी की सज़ा होने के बाद में जो रूल्स हैं, जेल के रूल्स, उसके हिसाब से कोई भी नहीं मिल सकता है, सिवाय जो अंत में जो फैमिली के मेंबर एक बार मिल सकते हैं शायद, इसलिए आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो वो जो ड्राफ्ट बनाया हुआ था जिसमें वो मान रहे थे आसफ अली कि मैं भगत सिंह को मना लूंगा कि ये ड्राफ्ट पे साइन कर दे तो हम उसको बचाने का और प्रयास कर सकते हैं, हम जो वापस से पुनर्विचार की अपील भी कर सकते हैं, बहुत सी बातें की जा सकती है, लेकिन वो उससे नहीं मिल पाए। जब बहुत इन पर प्रेशर हुआ तो गांधी ने, अब आप देखिए कि उस समय तक ये डेट फिक्स नहीं थी कि भगत सिंह को फांसी कब दी जाएगी। 23 मार्च को ये फिक्स किया गया कि भगत सिंह को 24 मार्च को सुबह फांसी दी जाती है। आप जानते हैं फांसी हमेशा सुबह दी जाती है, अर्ली मॉर्निंग। तो 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी देने का निर्णय लिया गया। कब लिया गया? 23 तारीख को या 22 तारीख की रात को, कि 24 को सुबह सुबह इनको फांसी दे दी जाएगी। जब गांधी को ये मालूम पड़ा तो गांधी ने एक पत्र उसी समय तुरंत 23 मार्च को लॉर्ड इरविन को लिखा, और वो पत्र क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जो पत्र उपलब्ध है उनके उसमें गांधी ने लिखा, अंग्रेजी में है, इसको हिंदी में तर्जुमा भी करता रहूंगा। तो पॉपुलर ओपिनियन राइटली और रॉन्गली डिमांड्स कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब माफीनामा। जो लोकप्रिय जो मत होता है वह, ये आज का जो लोकप्रिय मत है, जो लोगों का विचार है, उसके अनुसार माफी देनी चाहिए। When there is no principle at stake, it is often a duty to respect it. अगर कोई बहुत बड़ा सिद्धांत उसमें शामिल नहीं है तो हमें ये अपना कर्तव्य मानना चाहिए कि हम जनमत को स्वीकार करें। In the present case, the chances are that if commutation is granted, internal peace is most likely to be promoted. आज की परिस्थिति में ऐसा लगता है कि अगर फांसी के से माफीनामा दे दिया जाए तो जो आंतरिक शांति है भारत की वो और बढ़ सकती है। इन द इवेंट ऑफ एग्जीक्यूशन पीस इज अनडाउटली इन डेंजर। अगर आप फांसी दे दोगे तो अशांति फैल जाएगी पूरे देश में। सीइंग दैट, I am able to inform you that the Revolutionary Party has assured me that in the event of these living being spared, the party will stay its hands, suspension of sentence pending cessation of revolutionary murders becomes, in my opinion, a preemptory duty. गांधी ने कहा कि मैं ये सोचकर आपको सूचना दे रहा हूं कि जो रिवोल्यूशनरी पार्टी है जिसके भगत सिंह मेंबर थे,
वो ये मान रहे हैं कि अगर इन सबको फांसी नहीं होती है तो वो जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे हैं हिंसा के माध्यम से, उसको वो छोड़ देंगे। जब तक कि इस पर वापस से पुनर्निर्णय नहीं हो जाता तब तक के लिए वो छोड़ देंगे, ये स्वीकार करेंगे। फिर लिखते हैं गांधी, पॉलिटिकल मर्डर्स हैव बीन कंडोन्ड बिफोर नाउ। राजनीतिक हत्याओं को पहले भी माफी दी जा चुकी है। इट इज वर्थवाइल सेविंग दीज लाइव्स। ये बहुत जरूरी है कि इनकी जीवन को बचाया जाए। इफ देयर बाई मेनी अदर इनोसेंट लाइव्स आर लाइकली टू बी सेव्ड एंड मे बी इवन रिवोल्यूशनरी क्राइम ऑलमोस्ट स्टेम्प्ड आउट। क्योंकि ऐसा करने से मुझे लगता है कि जो क्रांतिकारी दल है और जो क्रांति की सशस्त्र क्रांति करने की बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। सिंस यू सीम टू वैल्यू माई इन्फ्लुएंस सच एज इट इज इन फेवर ऑफ पीस। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं शांति को बनाए रखने के लिए, इसलिए डू नॉट प्लीज अननेसेसरली मेक माई पोजिशन डिफिकल्ट एज इट इज ऑलमोस्ट टू डिफिकल्ट फॉर फ्यूचर वर्क। इसलिए कृपया इनको फांसी देकर मेरी जो बात है, मेरी जो स्थिति है उसको और खराब मत कीजिए। शांति बनाए रखने में मैं आपका समर्थन करता हूं और आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं, उसको बनाए रखने के लिए कृपया इनको आप फांसी को मुलतवी कीजिए। एग्जीक्यूशन इज एन इर्रिट्रीवेबल एक्ट। फांसी लगाना एक ऐसा कृत्य है जो बदला नहीं जा सकता। इफ यू थिंक देयर इज द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ एरर ऑफ जजमेंट, आई वुड अर्ज यू टू सस्पेंड फॉर फर्दर रिव्यू एन एक्ट दैट इज बियॉन्ड रिकॉल। किसी भी कारण से अगर बाद में आपको महसूस हो कि आपका जजमेंट गलत हो गया है तो बाद में इस एक्ट को रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको रिव्यू करें और तब तक के लिए सस्पेंड रखें इस फांसी की सजा को, जब तक कि ऐसा नहीं नजर लग रहा है कि अब फांसी की सजा देने के अलावा और कोई कारण नहीं है। तब तक आप इसको रिव्यू करें और सस्पेंशन रखें। इफ माई प्रेजेंस इज नेसेसरी, अगर आप मुझसे इस बारे में बात करना चाहते हैं तो आई कैन कम, मैं आ सकता हूं। Though I may not speak, I may hear and write what I want to say. Charity never fail. ये उसने एक क्रिश्चियन की तरह लिखा है, ये क्रिश्चियन सेंटेंस है कि चैरिटी कभी भी फेल नहीं होती। गांधी ने जब बाद में ये लेटर 23 मार्च की सुबह का दिया हुआ है लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन 27 मार्च 1931 को भारत छोड़ गए थे और वो वाइसराय से छोड़ के चले गए थे। वो जब गए लॉर्ड इरविन, तब उनको जो विदाई समारोह हुआ उसमें जो इरविन ने कहा 27 मार्च 1931 को चैम्सफोर्ड क्लब में, वो क्या है वो सुनिए आप। इरविन कह रहे हैं, एज आई लिसन द अदर डे टू मिस्टर गांधी पुटिंग द केस फॉर कम्यूटेशन फोर्सफुली बिफोर मी। मैंने उस दिन जब गांधी ने पूरी ताकत से मेरे सामने फांसी की सजा को मुलतवी करने का केस रखा तो आई रिफ्लेक्टेड फर्स्ट ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस इट श्योरली वाज दैट ऑफ द एपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस, सो अर्नेस्टली बी प्लीडिंग द केस कॉज ऑफ ए क्रीड सो अपोजिट टू हिज ओन। मुझे बड़े आश्चर्य से गांधी ने जो फोर्सफुली मुझे लेटर लिख के कहा मिलके कि ये क्रीज कीजिए, जब आए और उन्होंने लिख के दिया और चुपचाप खड़े रहे कि अब आप इसको, मैंने लेटर दे दिया, अब आप बताइए क्या करें, कुछ बोले नहीं इरविन। तो इरविन ने अब कह रहे हैं 27 मार्च को कि जब गांधी ने मुझको लिया तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि अहिंसा का इतना बड़ा पुजारी एक हिंसा के कृत्य को करने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है, जो कि उसके कामों से बिल्कुल विपरीत है। But I should regard it as a wholly wrong in allowing the matter to be influenced or deflected by purely political consideration. लेकिन एक प्रशासक होने के नाते मैंने सोचा कि जो कृत्य मैं कर रहा हूं वो प्रशासनिक कृत्य है और उसका राजनीतिक मतलब क्या निकलेगा उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैंने फांसी की सजा बरकरार रखी, जो गांधी ने बहुत प्लीड किया था, और ये कहा
इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, आपको पता होना चाहिए कि जब फांसी की सजा दी गई 23 मार्च को, उसके 7 दिन बाद कराची में कांग्रेस का सेशन था। तो कुछ लोगों ने कांग्रेस गांधी से कहा कि इसको आप पोस्टपोन कर दीजिए, कांग्रेस का सेशन कराची में हो रहा है, लाहौर में आप फांसी दे रहे हैं तो वहाँ बड़ा खराब माहौल होगा, उसमें कैसे हो पाएगा। तो गांधी ने कहा भाई मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता, पहले हो बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कृत्य है या तो फांसी माफ कीजिए या मत कीजिए, जो भी आप करें उसका इससे कोई संबंध नहीं है। मैं चाहता हूँ शांति बनी रहे, जो भी हो। इसके बाद में अगर फांसी देने के बाद में अगर दंगे होते हैं, कुछ झगड़ा होता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाद में नेहरू ने ये कहा कराची, वो जो 7 दिन बाद जब कराची सम्मेलन होने वाला था कराची का, उससे पहले नेहरू ने लिखा है, वी मेड एवरी एफर्ट फॉर द रिलीज ऑफ भगत सिंह। ये नेहरू का कथन है। गांधी ने सबसे पहले, जो मैं फिर आपको बता रहा हूं, 18 फरवरी 1931 को वाइस रॉय के सामने ये रखा था इसका मैटर, और उसने कहा था कि, और उस समय जो मैटर रखा था गांधी ने, वो इसलिए नहीं रखा था कि उसको वो भगत सिंह व्यक्तिगत रूप से, पर उन्होंने कहा गांधी ने कि फांसी की सजा के मैं विरुद्ध हूं, किसी को भी फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आपको कह रहा हूं कि आपको फांसी की सजा मुलतवी करनी चाहिए, क्योंकि फांसी की सजा देना उस सजा को समाप्त करने का कोई तरीका नहीं है। आप उसको सुधरने का मौका नहीं दे रहे हो किसी व्यक्ति को। अगर आप फांसी की सजा देते हो तो आप किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को सुधरने का मौका नहीं दे सकते हो। इसलिए गांधी ने इंटरव्यू में, प्रेस में जो दिया था, उसने कहा, गांधी ने ये लिखा है, आई पुट इट टू द वाइसरॉय एज ए ह्यूमैनिटेरियन इशू and desire the suspension of death sentence so that there may not be any turmoil in the country। ये गांधी ने बताया, जो गांधी ने इरविन से बात की थी 18 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में, जो बातचीत गांधी की इरविन से चल रही थी। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि मानवता के नाते मैं फांसी की सजा के विरुद्ध हूं, इसलिए फांसी की सजा को मुलतवी कीजिए, फांसी की सजा मत रखिए, क्योंकि उससे आदमी सुधर नहीं सकता, उससे और रिपरकेशन होते हैं, शांति भंग होती है, लोग उसके साथ होते हैं, वो और आंदोलन करेंगे, और आप और हम दोनों मिलकर शांति बनाए रखना चाहते हैं। बाद में 23 मार्च तक आते आते गांधी ने व्यक्तिगत रूप से कहा कि इस आदमी को फांसी न दे, फांसी की सजा मुलतवी कर दी जाए। अब इसमें भी लोगों ने आलोचना की कि साहब गांधी ने फांसी की सजा समाप्त करने की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि इसको मुलतवी कर दी जाए, इसको सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन उनको ये कहना चाहिए था कि सजा माफ करो। अब ये गांधी ने जो शब्द, जो सेंटेंसेस लिखे हैं, उसको आप ध्यान से पढ़े तो उसने लिखा है कि रिव्यू, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उन्होंने कहा कि इस सजा को अभी आप निर्णय नहीं ले सकते फांसी पर, आप इसको अभी तो पोस्टपोन कीजिए, सस्पेंड कीजिए, उसके बाद इसको रिव्यू कीजिए और तब निर्णय लीजिए। तो इसका अर्थ यह है कि वो फांसी की सजा को भी रिव्यू करने की बात कह रहे थे। और उसमें जो उन्होंने कार्य किए, उनमें से एक मैंने आपको बताया, वो कार्य था कि जो आसफ अली ने कहा था कि अगर वो कह देता है भगत सिंह उसके साथ ही, हम हिंसा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो मैं और जोर से कुछ बात कर सकता हूं। ये मूल रूप से हम, जिसे मैं कहना चाहता हूं कि गांधी के बारे में और भगत सिंह के बारे में, ये इस तरह से मैं इसको देखता हूं जिसको हमको समझना चाहिए। गांधी के इस कृत्य की जितने भी युवा थे नेता कांग्रेस में, उन सब ने उसको सही नहीं माना। मैंने बताया सुभाष चंद्र बोस तक ने लिखा है, नेहरू भी उसके खिलाफ थे, लेकिन वे गांधी के इस लार्जर चंक में, जो लार्जर फिलोसॉफी है, जिसके अंतर्गत गांधी ने 2-3 बातें मैंने बताई। पहली बात, वो हिंसा का समर्थन नहीं करते, इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि हिंसा करने वालों को सजा ना हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक हत्याओं में माफी दी जा सकती है, इसलिए माफी देनी चाहिए। मानवतावादी दृष्टिकोण से सजा, किसी को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सुधरने की संभावना समाप्त हो जाती है। और गांधी हमेशा हृदय परिवर्तन की बात करते थे और मानते थे कि इसको सुधारा जा सकता है किसी को भी। तो सुधारने के लिए आप उनको मौका दीजिए। वो मौका देने के लिए गांधी ने बात की। और अंत में गांधी ने ये कहा कि भाई इसको किसी भी तरह से, ये बहुत अच्छा लड़का है, ये मिसगाइडेड है,
लेकिन इसको आप एक बार मौका तो दो, आप फांसी तो मुलतवी करो, फिर हम समझा देंगे। मतलब ये कहने का था, हम बात कर लेंगे। अभी सारा देश इसके साथ है और इसको फांसी ना दी जाए, ये गांधी का कहने का। गांधी ने और भगत सिंह के बीच में बात की। जो आरोप लगाया जाता गांधी को ये है कि प्री कंडीशन क्यों नहीं था, जो गांधी ने प्री कंडीशन क्यों नहीं रखी गांधी इरविन पैक्ट की, जो मैंने आपको बता दिया। उसके दो कारण थे, आंदोलन फेल हो रहा था। जो प्री कंडीशन गांधी ने कभी भी किसी भी समझौते में पहले नहीं रखी है, वो ये चाह रहे थे कि जिस तरह से जो 1935 के एक्ट के लिए नेगोशिएशन हो रहा है, वो नेगोशिएशन में कांग्रेस बिल्कुल बाहर हो जाएगी और देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए कोई प्री कंडीशन नहीं रखी। समझौते करने के बचाने के लिए उन्होंने जितना प्रयास वो कर सकते थे उन्होंने किया। इरविन ने खुद ने लिखा है, खुद ने कहा है कि गांधी ने जब उसकी प्रयास किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक अहिंसा को मानने वाले व्यक्ति की हिंसा करने वाले के लिए इतना प्लीड क्यों कर रहा है। ये इरविन के शब्द हैं 27 मार्च 1931 के, जिससे आप समझ सकते हैं कि उसने कितना प्रयास किया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उनको फांसी हुई, जो तो हमको पता ही है। इसलिए इरविन ने 24 मार्च की सुबह की फांसी को प्रीपोन करके और 23 मार्च की रात को 7:30 बजे उनको फांसी दे दी थी, क्योंकि वहां के सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि साहब ये गांधी ने लेटर लिख दिया और आ गया, ये लेटर मार्केट में भी आ चुका है और अब ये बड़ा आंदोलन होने वाला है। अगर आपने फांसी नहीं दी तो कल सुबह तक तो हजारों लाखों लोग इकट्ठा नहीं हो जाए इस गांधी के लेटर के कारण से, कि गांधी चाह रहा है कि इसको मुलतवी किया जाए। इसलिए आप इसको सुबह रात को, इसलिए रात को, जो आज तक किसी को फांसी नहीं होती है, वो रात को फांसी भगत सिंह उनको दी गई। इतना कार्य गांधी ने किया था, जिसको मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। इसको हम स्वीकार करें न करें, कुछ भी कहें, वो दैट इज अप टू यू, लेकिन मेरे विचार से इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। थैंक यू।